इस विश्लेषण में हम भारत के संवैधानिक भविष्य को तय करने के लिए लंदन में हुए उन 3 ऐतिहासिक गोलमेज सम्मेलनों की कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए इसमें हम जानेंगे कि आखिर इन सम्मेलनों की जरूरत ही क्यों पड़ी, तीनों बैठकों में क्या कुछ हुआ और सबसे जरूरी बात, इनका भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ा। तो इन गोलमेज सम्मेलनों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उस वक्त के माहौल में चलना होगा। देखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी और पूरे भारत में एक माहौल बन गया था कि अब संवैधानिक सुधारों पर एक बड़ी सीरियसली बहस होनी ही चाहिए। और इसी माहौल के बीच ब्रिटिश सरकार ने लंदन में इन बैठकों का आयोजन किया। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि शायद पहली बार ऐसा हो रहा था कि ब्रिटिश और भारतीयों को बराबरी के स्तर पर बातचीत के लिए बुलाया गया हो, ताकि देश के भविष्य का फैसला हो सके। तो ये सिलसिला चला 1930 से 1932 तक। लगातार 3 साल तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ये 3 सम्मेलन हुए। तो चलिए अब पहले सम्मेलन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का आगाज आखिर हुआ कैसे। इस बैठक में भारत के अलग अलग ग्रुप से 89 प्रतिनिधि तो पहुंचे, लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी और सबसे असरदार राजनीतिक पार्टी थी वो वहां थी ही नहीं। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया और वजह बिल्कुल साफ थी। उस वक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता गांधी जी समेत जेल में बंद थे। और ब्रिटिश सरकार को भी ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि कांग्रेस के बिना भारत के भविष्य पर लिया गया कोई भी फैसला जमीन पर लागू ही नहीं हो सकता। तो एक तरह से पहला सम्मेलन लगभग बेनतीजा रहा। तो अब जब पहला सम्मेलन लगभग नाकाम हो गया, तो दूसरी बैठक से पहले एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी कदम उठाया गया। कोशिश ये थी कि किसी तरह कांग्रेस को बातचीत की मेज पर लाया जाए, और ये हुआ गांधी-इरविन समझौते के जरिए। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया और बदले में महात्मा गांधी पार्टी के अकेले प्रतिनिधि के तौर पर दूसरे सम्मेलन में शामिल होने के लिए मान गए। महात्मा गांधी की मौजूदगी इस पूरी बातचीत का एक बहुत ही अहम मोड़ था। सोचिए, पहली बार भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक आवाज इन चर्चाओं में सीधे तौर पर शामिल थी। इससे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। लेकिन जानते हैं, यही वो सम्मेलन था जो एक बहुत बड़े वैचारिक टकराव का गवाह भी बना। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो एक यूनाइटेड पॉलिटिकल सिस्टम चाहते थे, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों को पक्का करने के लिए उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट की मांग पर अड़े हुए थे। और ये बहस असल में भारत के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को सामने ले आई। दूसरे सम्मेलन में जब कोई आम सहमति नहीं बन पाई, तो गांधी जी भारत लौट आए और सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। और इस एक घटना ने आखिरी सम्मेलन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दोबारा शुरू होने का मतलब था कि कांग्रेस के नेता एक बार फिर जेल में थे और पार्टी को ही अवैध घोषित कर दिया गया था। तो जाहिर है उन्होंने तीसरे सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि आखिरी सम्मेलन तक आते आते इसका महत्व कितना घट चुका था। सिर्फ 46 प्रतिनिधियों के साथ इसमें न केवल भारतीय नेताओं की बल्कि ब्रिटिश लेबर पार्टी की भी भागीदारी बहुत ही कम थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इन बैठकों में इतनी असहमति थी और ये एक तरह से असफल नजर आ रही थीं, तो क्या इनसे वाकई कुछ हासिल हुआ? जी हाँ, इन चर्चाओं का एक बड़ा और दूरगामी नतीजा जरूर निकला। देखिए, हुआ ये कि तीनों सम्मेलनों में जो भी बहसें और सिफारिशें हुईं, उनके आधार पर एक व्हाइट पेपर तैयार किया गया। फिर इसी दस्तावेज पर ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई और आखिरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ, जो हमारे संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। चलिए एक नज़र डालते हैं कुछ प्रमुख चेहरों पर। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का पक्ष रखा, डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत मजबूती से दलित वर्गों के अधिकारों की पैरवी की। वहीं तेज बहादुर सप्रू जैसे उदारवादी नेता और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि ने अपने अपने समुदायों के लिए बेहद जरूरी दृष्टिकोण सामने रखे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये सम्मेलन भले ही उस वक्त पूरी तरह सफल नहीं दिखे, लेकिन असल में इन्होंने भारत के भावी संविधान की नींव तैयार कर दी थी। ये भारत की आज़ादी और लोकतंत्र की लंबी और मुश्किल यात्रा का एक बहुत ही जरूरी पड़ाव था।
तो आखिर में ये सवाल सोचने लायक है कि क्या ये सम्मेलन अपनी तमाम खामियों के बावजूद असल में वो जरूरी बहसें थीं जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी।